डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें से हम लोग 6 रोगों के बारे में, 6 डिजीजेज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। 7वां जो है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। 7वां ये रोग है, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण है। इसी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं एड्स। ठीक है, एड्स कहा जाता है। तो एड्स रोग के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम लोग। देखिए, एड्स जो रोग है ये बहुत ही घातक रोग माना जाता है। ठीक है, यह रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया, ठीक है, कैसे पता चला इस रोग के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए। तो देखेंगे, अमेरिका देश की सन 1981 ईस्वी में अमेरिका देश में वहाँ के कुछ ऐसे होमोसेक्सुअल पर्सन थे जो मादक पदार्थों का सेवन करते थे, नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, जैसे हेरोइन है, चरस है, इन सभी मादक पदार्थों का वो लोग उपयोग करते थे। ठीक है, उनमें कुछ विशेष प्रकार के रोग देखे गए, जैसे निमोनिया, इसके अलावा स्किन कैंसर। ये रोग उन होमोसेक्सुअल व्यक्तियों में देखे गए। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने उस रोग को जानने की कोशिश की। जब उस रोग को जानने की कोशिश की तो देखा कि उन व्यक्तियों के बॉडी में निमोनिया और कैंसर, त्वचा कैंसर रोग से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो चुका है, जिनके कारण उनके अंदर निमोनिया रोग और त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर उनमें, ठीक है, दिखाई दे रहे थे। ठीक है, बाद में इसी रोग को वैज्ञानिकों ने एड्स नाम दिया। बाद में वैज्ञानिकों ने इसी रोग को क्या कहा? एड्स कहा। क्यों कहा? तो एड्स इसलिए कहा कि उन व्यक्तियों के अंदर रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, इम्यून सिस्टम होते हैं, वो नष्ट हो चुके थे, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता उनके बॉडी में नहीं थी। इसलिए उनके शरीर में बहुत से बाद में धीरे धीरे रोग हो गए और बाद में उन व्यक्तियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, इसीलिए इस रोग को एड्स कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। देखिए, एड्स जो है इसको सिंड्रोम कह रहे हैं, सिंड्रोम, इसको हिंदी में कहते हैं संलक्षण। सिंड्रोम क्यों कहते हैं? वास्तव में एड्स एक ऐसा घातक रोग है कि अगर इसके वायरस बॉडी को अटैक करते हैं तो कोई एक लक्षण नहीं होता है, कोई एक रोग नहीं होता है, धीरे धीरे शरीर के अंदर सभी प्रकार के रोग प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, जिससे उसकी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जो रोगों से लड़ने वाला तंत्र होता है, वो पूर्ण रूप में नष्ट हो जाता है। इसलिए उसके बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोग दिखाई देने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं रोगों के समूह को ही हम सिंड्रोम कहते हैं। रोगों के जो समूह होते हैं, उन्हीं रोगों के समूह को हम सिंड्रोम कहते हैं, संलक्षण कहते हैं। इसीलिए एड्स में सिंड्रोम शब्द लगाया जाता है, चूँकि ये हमारे इम्यून को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। डिफिशियंसी मीन्स होता है नष्ट कर देना, ठीक है, समाप्त कर देना, कम कर देना, ये सब होता है। तो इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को जो कमज़ोर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इम्यूनो डिफिशियंसी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में एड्स कहते हैं। देखिए, एड्स रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है। एड्स जो है ये रोग का नाम है, ठीक है, और यह एक विशेष प्रकार के वायरस के कारण होता है, जो वैज्ञानिकों ने बाद में सन 1985 ईस्वी में, ठीक है, इस वायरस के बारे में पूर्ण रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त किया। तो इसको कहते हैं HIV। एड्स रोग जो होता है
यह HIV वायरस के कारण होता है। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं, जिनके कारण एड्स रोग होता है। ठीक है, एड्स रोग जो होता है यह भी एक यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है। जब भी संभोग क्रिया किया जाता है, अगर उन दोनों पार्टनर में से कोई एक संक्रमित है तो उनके जननांगों से जो तरल पदार्थ निकलता है, उस तरल पदार्थ के साथ कुछ कोशिकाएं भी निकलती हैं डैमेज होकर। ठीक है, और उन्हीं के साथ ये वायरस भी निकल जाता है और फिर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में वो ट्रांसमिटेड हो जाता है, संचरित हो जाता है, और फिर उनके बॉडी में भी ये HIV प्रवेश करके एड्स रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, एड्स रोग संचरित होने का माध्यम क्या होता है? तो एड्स रोग को संचरित होने का माध्यम जो होता है, देखेंगे कि जो भी नशीले पदार्थ होते हैं और जिनको इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है, अगर एक ही इंजेक्शन की जो भी सुई होती है, उस सुई से कई व्यक्ति अगर ले रहे हैं और कोई व्यक्ति उसमें से कोई संक्रमित है, तो आसानी से वायरस उस निडिल या उस सुई के साथ चिपक जाते हैं और फिर स्वस्थ व्यक्ति में भी अगर वो लगाता है, इंजेक्ट करता है नशीला पदार्थ, तो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाता है। इसके अलावा जो भी संक्रमित व्यक्ति है, उस संक्रमित व्यक्ति के रुधिर आदान प्रदान करने से भी क्या होता है? एड्स रोग होता है, फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एड्स रोग से संक्रमित है, तो अगर वो संभोग क्रिया स्वस्थ व्यक्ति के साथ कर रहा है, ठीक है, तो उस संभोग क्रिया द्वारा भी ये आसानी से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में संचरित हो जाते हैं और एड्स रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिटेड होने का जो माध्यम है, इसके बारे में हम लोग जानें। अब है कि एड्स रोग हो जाने पर कौन कौन से लक्षण अपीयर होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, एड्स रोग जब हो जाता है तो प्रारंभ में कोई लक्षण तो नहीं दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन बाद में पहले धीरे धीरे बॉडी में बुखार होगा, ज्वर होगा, फीवर होगा। ठीक है, जो भी जननांग होते हैं, जननांग के आसपास घाव होता है, खुजली होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भूख में कमी आती है, वजन कम होने लगता है। ठीक है, उल्टी दस्त होने लगता है। ठीक है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और यह क्रिया लगातार चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि उस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम जो होता है कमज़ोर हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एड्स एक ऐसा घातक रोग है जिसका आज तक अस्थायी इलाज करने के लिए कोई विशेष प्रकार का नहीं वैक्सीन बना है, नहीं कोई विशेष प्रकार का मेडिसिन बना है जिससे इसको रोका जा सके। हाँ, कुछ मेडिसिन्स बने हैं। अगर कोई व्यक्ति एड्स रोग से संक्रमित है तो उस मेडिसिन का उपयोग करने से रोग जो है, वायरस जो है, उनकी संख्या बढ़ नहीं पाती है, यानी वो सामान्य जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, वायरस जितने हैं उतने ही बने रहेंगे, उससे अधिक नहीं रहेंगे और अन्य अंगों पर भी अटैक नहीं करते हैं। एड्स के जो वायरस होते हैं, HIV वायरस, ये HIV वायरस, इनका मेन टारगेट सेल जो होता है या ऑर्गेन जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट जानते होंगे कि दो प्रकार का होता है, एक होता है T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट। तो जो T लिम्फोसाइट होता है, T लिम्फोसाइट WBC का ही एक भाग है, याद रखिएगा। T लिम्फोसाइट को, ये बॉडी को गश्ती पुलिस कहते हैं, गश्त करता है, पूरे बॉडी में भ्रमण करता है और जब भी वायरस, बैक्टीरिया, अनावश्यक चीज़ें आती हैं बॉडी के अंदर, उनको भक्षण कर जाता है, नष्ट कर देता है, जिससे हमारे बॉडी में किसी प्रकार की रोग नहीं होता है। तो ये HIV वायरस जो बॉडी में प्रवेश करता है तो ये सीधे पहले अटैक करता है किस पर? T लिम्फोसाइट पर। और T लिम्फोसाइट को उनके सेल के अंदर प्रवेश करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और फिर उन्हें नष्ट कर देता है। फिर नए जो वायरस बनते हैं
दूसरे टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। इस प्रकार टी लिम्फोसाइट की संख्या कम होती जाती है और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो होता है कमज़ोर हो जाता है और बॉडी पर विभिन्न प्रकार के वायरस भी इसके साथ अटैक कर देते हैं। इसी कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं एड्स रोग में। ठीक है, तो एड्स के बारे में यहाँ पे हमें केवल थोड़ी सी जानकारी देना है। ठीक है, हम लोग 8वें चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम लोग एड्स रोग के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एड्स रोग किस प्रकार संचरित होता है। ठीक है, और किस प्रकार ये लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रवेश करता है, किस प्रकार अपनी संख्या को बढ़ाता है और कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है, इनके नियंत्रित करने के लिए कौन से मेडिसिन उपयोग किए जाते हैं। तो ये 8वें चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हमें यौन संचारित रोगों में कुछ विशेष बातें ही बताना था। ठीक है, तो ये एड्स रोग हुआ। अगला देखेंगे, अगला जो रोग होगा वो होगा हेपेटाइटिस। 8वां जो है वो क्या है? हेपेटाइटिस है। 8वां जो होगा इसे यकृत शोथ कहते हैं। यकृत शोथ या इसको कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस देखिए, हेपेटाइटिस को हिंदी में यकृत शोथ कहते हैं। ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का घातक रोग है। जैसे एड्स रोग घातक एक रोग है, ठीक उसी प्रकार हेपेटाइटिस भी एक प्रकार का घातक रोग होता है। यह देखेंगे, यह रोग वायरस के कारण होता है। और किस वायरस? तो हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही हेपेटाइटिस रोग होता है, जो यकृत से संबंधित रोग होता है। इनके वायरस जब बॉडी में प्रवेश करते हैं तो पहले सीधे यकृत पर ही टारगेट ऑर्गन्स जो होता है, देखिए वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारी बॉडी के सभी अंगों को नष्ट नहीं करते हैं। उनका कोई स्पेशल एक टारगेट अंग होता है, उन्हीं पर ये अटैक करते हैं। जब उस अंग को डैमेज कर देंगे तो जो वो अंग है जो क्रियाएं करता है वो क्रियाएं करना बंद कर देगा, जिससे पूरी बॉडी अव्यवस्थित होगी और फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सीधे यकृत पर अटैक करता है। यकृत पर जब ये अटैक करता है तो यकृत की कोशिकाओं को क्षरण करने लगता है। यकृत की जो कोशिकाएं हेपेटिक सेल कहते हैं, यकृत की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं? हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उन कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। फिर क्या होता है? उस व्यक्ति को पहले जी मितिलाता है। इसके अलावा यकृत में स्वेलिंग आ जाती है, यकृत जो होता है उसमें सूजन हो जाता है और फ्लू होता है, भूख की कमी होती है, भूख नहीं लगती है, वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और ये अगर आक्रामक रूप ले लेता है हेपेटाइटिस रोग तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है कई प्रकार का होता है। देखेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस डी भी होता है, हेपेटाइटिस ई भी होता है। ठीक है, लगभग ये 5 प्रकार के लगभग होते हैं हेपेटाइटिस वायरस। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ये भी हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसमें ये इसके वायरस जब यकृत को पर अटैक करते हैं तो यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या होता है? यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वो उनमें क्षरण होने लगता है, नष्ट होने लगती हैं, जिससे व्यक्ति को प्रारंभ में जो है येलो फीवर होता है, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, पीत ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, येलो फीवर होता है। ठीक है, और ये लंबे समय तक अगर बना रहा तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वैसे हेपेटाइटिस से उतना विशेष घातक नहीं है। ठीक है, इन दोनों के तुलना में उतना घातक नहीं है ए। ठीक, और हेपेटाइटिस ए जब रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति की भूख नहीं लगती है, बुखार होता है। ठीक है, ज्वर होता है, वजन में कमी आती है। ठीक है, और जो भी आँख होते हैं आँख पीले हो जाते हैं। ठीक है, त्वचा भी धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, नाखून जो है ऊपर से देखा जाए, ठीक है, तो ये भी कुछ
पीले दिखाई देते हैं, जीभ भी जो होता है कुछ पीले रंग का, यूरिन जो होता है वो पीले रंग का निकलता है। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस ए होता है जिसको जॉन्डिस नाम से जाना जाता है। और यह रोग किस प्रकार फैलता है? यह रोग जो होता है यह मल मूत्र के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए के वायरस जो होते हैं, हेपेटाइटिस ए के जो वायरस होते हैं ये मल मूत्र के द्वारा फैलते हैं, अशुद्ध भोजन करने से, अशुद्ध जल लेने से। ये रोग, इसके वायरस जो होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है, संचरित होते रहते हैं और हेपेटाइटिस उत्पन्न करते रहते हैं। इसीलिए हेपेटाइटिस ए जब भी हो तो इसमें स्वस्थ जो भी स्वच्छता के नियम होते हैं, साफ सफाई के जो नियम होते हैं हाइजीन के, उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, और आराम करना चाहिए, बेड रेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, बाद में ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी देखेंगे, ये बड़ा घातक होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये सबसे घातक होता है। और हेपेटाइटिस बी के वायरस जो होते हैं, हेपेटाइटिस बी के जो वायरस होते हैं यह रक्त में पाए जाते हैं या बॉडी के जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी के वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो होते हैं, जब भी रुधिर आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, या ब्लड के जब भी कांटेक्ट हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड का जब भी कांटेक्ट हो तो ये वायरस आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और फिर हेपेटाइटिस बी रोग उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही घातक होते हैं। इसमें क्या होता है देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो होता है हेपेटाइटिस ए के तुलना में बहुत ही घातक होता है। हेपेटाइटिस सी देखेंगे, हेपेटाइटिस सी जो होता है इसके कारण लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर कैंसर तक भी होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है लीवर सिरोसिस होता है, यही लीवर सिरोसिस लंबे समय तक बना रहा तो लीवर कैंसर में चेंज हो जाता है और लीवर कैंसर काज करता है। ठीक है, और यह हेपेटाइटिस सी के जो वायरस होते हैं ये भी हमारे रक्त में पाए जाते हैं और ये भी रक्त के कांटेक्ट से ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या संभोग के माध्यम से, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में संचरित होते हैं। ये दोनों के दोनों हेपेटाइटिस बी के वायरस और हेपेटाइटिस सी के वायरस जो होते हैं ये संभोग के माध्यम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित, क्योंकि ये हमारे बॉडी के तरल पदार्थ में होते हैं और हमारे जो भी जननांग होते हैं मैथुन क्रिया किया जाता है तो बॉडी से तरल पदार्थ निकलता ही है। उन्हीं तरल पदार्थ में इनके वायरस आसानी से निकल जाते हैं और दूसरे बॉडी में ये संचरित होकर रोग उत्पन्न कर देते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, देखिए हेपेटाइटिस रोग के लिए कोई विशेष प्रकार की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी, अस्थायी मेडिसिन नहीं बनी है जिससे इस रोग का उपचार किया जा सके। लेकिन जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, जैसे एड्स है, एड्स के लिए कोई अस्थायी मेडिसिन नहीं बना है, उसी तरह हेपेटाइटिस के लिए भी कोई अस्थायी मेडिसिन नहीं बना है। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस हो जाता है, इस रोग में उस व्यक्ति को जो भी स्वच्छता के नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वस्थ भोजन करना चाहिए, इसके अलावा स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। ठीक है, बेड रेस्ट लेना चाहिए, काम फिजिकली वर्क ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मेंटली वर्क भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कुछ कम किया जा सकता है वायरस और बाद में समाप्त भी हो सकता है, लेकिन इसके उपचार के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो दिए जाते हैं ताकि इससे और भी घातक रोग रूप धारण न करें, कंट्रोल किया जा सके। तो ये रोग समाप्त हो गए। देखेंगे कि यौन संचारित रोग हम लोग 8 पढ़ लिए हैं।
ठीक है। और यौन संचारित जितने भी रोग हम बताए हैं, ये सभी के सभी रोग यौन क्रिया द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इनके कारक जो होते हैं वो पहुंचते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जब भी मैथुन क्रिया किया जाए, ठीक है, संभोग क्रिया किया जाए, तो जो भी स्वच्छता के नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। ठीक है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यौन संचारित जो रोग होता है, प्रारंभ में जब ये रोग होता है तो उनके लक्षण अपीयर नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते, लंबे समय तक ये रोग बने रहते हैं और पता भी नहीं चलता व्यक्ति को। जब ये घातक रूप ले लेते हैं, ठीक है, तब और मुश्किल हो जाता है बचना। इसलिए प्रारंभ में जब भी ये रोग हो तो कुछ एक आध दो ऐसे हैं लक्षण दिखाई देते हैं जिनके आधार पर हम उनका उपचार कर सकते हैं, जैसे जननांगों पे घाव होना, जलन होना, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाना, सूजन हो जाना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। इसलिए प्रारंभ में ही अगर इस रोग जब भी हो, यौन संचारित रोग, और इसको इनके लक्षणों के जो एक आध दो लक्षण है इनको महसूस किया जाए, ठीक है, तो तुरंत जो डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और इनका उपचार जल्द करवा लेना चाहिए। ठीक है। नहीं तो समय के साथ साथ ये घातक रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। देखेंगे जो मेल होते हैं, मेल में जब यौन संचारित रोग होता है तो इनके लक्षण थोड़ा जल्दी पता चल जाते हैं, लेकिन फीमेल जो होते हैं, फीमेल में जो यौन संचारित रोग होते हैं बड़े लंबे समय तक के बाद पता चलता है, और उस समय पता चलता है जब ये घातक रूप ले लेते हैं। इसीलिए देखिएगा ज़्यादातर महिलाओं में जब संक्रमण होता है तो उनके गर्भाशय कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। गर्भाशय कैंसर होना या सर्विक्स में कैंसर होना, ठीक है, ये सब घातक रूप ले लेता है। ठीक है। तो इसके पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। देखिए जब भी यौन संचारित रोगों से बचने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी अनजान व्यक्ति होता है उसके साथ संभोग क्रिया नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त संभोग क्रिया करते समय कॉन्डोम का उपयोग कर सकते हैं। अगर कहीं भी ऐसा महसूस हो कि व्यक्ति को कोई यौन संचारित रोग हुआ है, तुरंत ट्रेंड जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे दिखवाना चाहिए ताकि इस रोग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक। तो ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब कल हम लोग इसके अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर के। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन